पानी अगर है तो ज़िंदगी है, पानी नहीं तो ज़िंदगी नहीं। लाइफ ऑल एक्टिविटीज़ अकर इन अ सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी 70 to 90% सेल के अंदर मौजूद होता है और इसकी वाइड वैरायटीज़ रोल, इसके बहुत सारे काम हैं पानी के। पानी में ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है पानी का। इसमें पोलैरिटी मौजूद होती है, ये डायपोल है, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव है एंड है और जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली पॉजिटिव एंड्स हैं, इसलिए इसको कहते हैं डायपोल, क्योंकि इसमें सेपरेशन इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है सेपरेट है, इसलिए इसको डायपोल कहते हैं। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अगर पानी की देखेंगे तो पानी बिहेव बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें मौजूद है, हाई हीट वेपराइजेशन है, ज़्यादा हीट पे ही इसमें वेपर्स बन सकते हैं, वैसे नहीं। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, कोएसिसिव फोर्स इसमें मौजूद है। नंबर 1 बिहेव एज अ बेस्ड सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिज़ोल्व कर लेता है पोलर सब्सटेंस को, ठीक है। इट आल्सो डिज़ोल्व मेनी नॉन पोलर सब्सटेंस, पोलर में अमोनिया, सल्फर ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड वगैरह भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। पानी में नमक को, चीनी को आप डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। बेंजीन, कार्बन, ये भी नॉन पोलर जो हैं इसके एग्जांपल हैं। स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पानी में हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तभी ये अलो करता है द बायोकेमिस्ट्री ऑफ लाइफ कैरीड एट फेयरली कांस्टेंट रेट। जो हमारी बॉडी में सेल के अंदर बहुत सारी एनर्जी बन रही है, बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, तो जो क्योंकि इसमें हीट की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये फेयरली जो है ये रिएक्शन चल रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। पानी को आप इतना जल्दी गर्म नहीं कर सकते, इसको हीट की को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें हीट की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की ताकत बहुत ज़्यादा है तो जो बर्फ़ डेंसिटी 4 से बिलो होगा तो इसमें आइस बनेगी, तो जाहिर सी बात है बर्फ़ बनने में, आइस बनने में भी इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। वेपराइजेशन आप देखें कि अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल पानी का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्डिंग इसमें है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ये मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तभी ये टूटेंगे, तभी ये लिक्विड से चेंज होंगे वेपर्स में। तो इट रिक्वायर्स हाई हीट फॉर द वेपराइजेशन, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब ये वेपर्स बनेंगे लिक्विड से तो इसको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। लिक्विड वाटर रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज वेपर्स, क्यों? इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्टेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें बहुत ज़्यादा है, ये स्टेबल हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से। टू लूज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म आइस, इनको एनर्जी ज़्यादा लूज़ करनी होगी आइस बनाने के लिए। यही वजह है कि अगर बर्फ़ में भी प्लांट आपने देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे कि उनके सेल के अंदर जो कंटेंट है वो अनलाइकली आपने देखा होगा कि वो फ्रीज़ होता होगा। उसकी वजह यही है कि उनको लूज़ करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। एन एम्फोटेरिक मालिक्यूल, पानी को एम्फोटेरिक मालिक्यूल क्यों कहते हैं? कि ये एक्ट करता है एज अ एसिड और एक्ट करता है एज अ बेस। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे एंड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, तो इसको हम कहेंगे कि ये एसिड है। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ये देखिए यहाँ से OH की चक्कर में इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो इसको हम कहेंगे बेस। तो जो पानी है वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। दैट्स वाई वाटर इज़ अ परफेक्ट मीडियम। एम्फोटेरिक की एक्टिविटी की वजह से जो पानी है वो परफेक्ट मीडियम है फॉर द ऑल बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस। वाटर की एक्टिविटी एज ए बफर भी है, बफर की तौर पे भी काम करता है। मीन्स कि ये मेंटेन करता है pH को। अगर
एक्वा कहते हैं पानी को। एक्वा के सॉल्यूशन में एसिड या अल्कली ऐड किया जाए तो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। तो ये काम पानी वर्क करता है एज अ बफर सॉल्यूशन, बफर विच प्रिवेंट्स एनी interference in the metabolism of the cell. It minimize any change in pH. ये pH की चेंज को मिनिमाइज करता है ना। कोएसिव फोर्स इन वाटर मालिक्यूल, को मीन्स सेम या सिमिलर, मीन्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सिमिलर मालिक्यूल। दो पानी के एक जैसे मालिक्यूल हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। पानी के मालिक्यूल्स मिलके एक चेन ऑफ वाटर बनाते हैं और ये चेन ऑफ वाटर को आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये फ्रीली फ्लो करते रहते हैं और ये एडहेर करते हैं टू सरफेस, ये किसी और सरफेस के साथ इनमें एबिलिटी है कि ये चिपक जाते हैं। जैसे कि अगर आपने जाइलम में देखा होगा कि किस तरीके से वेसल से पानी मूव करते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, पत्तों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है। इन वेसल्स जाइलम के थ्रू पानी जो है वो मूव करता है। ऑर्गेनिक मालिक्यूल को अगर हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल क्या है, तो कार्बन मालिक्यूल या कार्बन केमिस्ट्री, कार्बन डायरेक्टली बॉन्डिंग टू हाइड्रोजन, तो इसको हम ऑर्गेनिक मालिक्यूल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। मालिक्यूल कंटेनिंग कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट बॉन्डेड कोवेलेंटली विथ द हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट और एक होती है आयोनिक बॉन्डिंग, लूजिंग, गेनिंग, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम result in forces called chemical bonds। ठीक है, hold atom together in molecule, मालिक्यूल के बीच में जो एटम एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं इसको बॉन्डिंग कहते हैं, है ना, बॉन्डिंग कहते हैं। दो किस्म की बॉन्डिंग है, एक है कोवेलेंट बॉन्डिंग और एक है आयोनिक बॉन्डिंग। जिसमें लूज या गेन हो उसको कहेंगे आयोनिक बॉन्डिंग और जिसमें शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन की उसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अपोजिट है, इसमें कार्बन बेसिक एलिमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन के साथ नहीं होता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें आ जाते हैं इनऑर्गेनिक में। सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय कंडेंसिएशन प्रोसेस, कंडेंसिएशन के प्रोसेस में मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं जिसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड हो गए, ये लार्ज मॉलिक्यूल हैं। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको के पॉलीमर कहते हैं। द ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर इज कॉल्ड कंडेंसिएशन। इसमें मोनोमर्स दो मिलते हैं, देखें कि एक मोनोमर ये है, दूसरा मोनोमर ये है, और इसमें डिहाइड्रेशन होती है, मीन्स के पानी इसमें लूज़ होता है और दो मॉलिक्यूल, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसिएशन का प्रोसेस, कि जिसमें पॉलीमर बनता है, जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब मोनोमर मिल के एक मैक्रोमर्स बनाता है, ठीक है, मर्स मीन्स मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स सिंगल। इसमें एंजाइम चाहिए, प्रॉपर एंजाइम, ये एनर्जी को एक्सपेंस करता है और वाटर इसमें रिमूव होता है। वाटर रिमूव होने के प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। जो सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं, मैक्रो मीन्स लार्ज, और इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर भी कहते हैं। इनमें मोनोमर्स बहुत होते हैं। 4 मेजर पॉलीमर्स हैं जिसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। प्रोटीन, इसमें सब यूनिट होता है अमाइनो एसिड। पॉलीसेक्राइड, इसमें सब यूनिट होता है जिसको कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड होता है। लिपिड्स बना होता है मोनोमर्स यानी सब यूनिट फैट्स का। न्यूक्लिक एसिड, इसमें मोनोमर्स यानी सब यूनिट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में पानी का यूज़ होगा। हाइड्रो वाटर लाइसिस, ब्रेकिंग, पानी का टूटना। पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट, जब टूटेंगे पॉलीमर्स तो उसमें से मोनोमर्स निकलेंगे और इसमें पानी ऐड होगा और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी यूज़ होंगे। अगर आप ये देखेंगे कि ये दो मॉलिक्यूल
आपस में जुड़े हुए हैं। जब इनको पानी देंगे, ऐड करेंगे पानी, तो ये दोनों मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल अलग मोनोमर, ये एक अलग हो गया, ये मोनोमर अलग हो गया। ये दो मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्डिंग टूट जाएगी और एक मोनोमर अलग हो जाएगा, दूसरा मोनोमर अलग हो जाएगा, तो इसको हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। कार्बन की केमिस्ट्री को आप देखेंगे तो कार्बन की केमिस्ट्री ऑफ लिविंग वर्ल्ड है। कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है इन सेंस, ठीक है। और जो कार्बन है इसकी वाइड प्रॉपर्टी और एडॉप्टेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इसको अडॉप्ट किया है अपनी लाइफ में। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्बन ही क्यों? कार्बन एक लाइट एलिमेंट है और इसमें एटॉमिक नंबर 6 है। इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें रिक्वायरमेंट होती है 4 इलेक्ट्रॉन की। इसके लिए इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, जो कि कोवेलेंटली बॉन्डिंग करेंगे आपस में। और जब कोवेलेंटली बॉन्डिंग करेंगे तो इसको टेट्रावेलेंट भी कहेंगे। इसकी वैलेंसी 4 होती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर होता है, ब्रांच्ड होता है, साइक्लिक होता है, क्योंकि कार्बन जो है वो बैकबोन है। बैकबोन या तो साइक्लिक होती है, लीनियर होती है, या तो ब्रांच्ड होती है। अगर इसकी बॉन्डिंग देखेंगे, कार्बन बिटवीन कार्बन के बॉन्डिंग देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग होती है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी होती है। So this is all about today's lecture. Inshallah we will discuss in next lecture about the biomolecules. We will start from protein. Thank you so much.